Studyplexity JPSC and BPSC। हेलो ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है स्टडीप्लेक्सिटी जेपीएससी बीपीएससी चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 में जेपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र है 2024 में जो जेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, और हम आज डिस्कस करेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इकोनॉमी से पूछे गए सवाल। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उन 10 सवालों के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ मैंने एक सवाल उसमें जोड़ा है, वो सवाल इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि हम उसकी भी बात कर लें साथ साथ। तो आज हम टोटल 11 सवालों के बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट 11 क्वेश्चंस। और सिर्फ सवाल नहीं, ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से साल का? 2024 का। और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम विस्तार में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई दूसरा सवाल आए तो आप इस स्थिति में रहें कि आप उस सवाल का सही जवाब टिक करके आए वापस। तो बिना समय जाया किए हम शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो ये है। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सब्सिडी बॉक्स अंडर WTO। कौन सी ऐसी चीज है इनमें से जो कि एक सब्सिडी बॉक्स नहीं है? ठीक है, तो WTO के अंदर आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि अलग अलग तरीके की सब्सिडी के बॉक्सेस हैं। WTO के अंदर बॉक्सेस हैं दो, मुख्यतः 3 तरीके की। जो सबसे पहला है वो है ग्रीन बॉक्स, दूसरा है एम्बर बॉक्स, और तीसरा है ब्लू बॉक्स। इसके साथ साथ इनफॉर्मल तरीके से हम रेड बॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। रेड बॉक्स है जिसमें भी वो सारी सब्सिडीज लिखी हुई हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जो कि आपको बैंड है, वैसी सब्सिडीज आप नहीं दे सकते। तो ग्रीन बॉक्स है, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। एम्बर बॉक्स है, इसमें आप ऐसी सब्सिडीज दे रहे हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ रुकावट, कोई अवरोध पैदा कर रही हैं, तो वैसी सब्सिडीज आप एम्बर बॉक्स में रखेंगे। ब्लू बॉक्स क्या है कि अगर आप अपने उत्पाद को सीमित करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्शन को लिमिट करना चाहते हैं, और उसके एवज में आपने किसानों को कोई सब्सिडी दी, तो आप वैसी सब्सिडीज कहां रखेंगे? ब्लू बॉक्स। तो ये सब्सिडी की बात है। अब इसके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए? ग्रीन चलो है, एम्बर है, रेड बॉक्स इनफॉर्मल तरीके से ये भी है। तो ये तीनों तो हैं भाई आपके पास। दिस इज देयर इन WTO, दिस इज ऑल्सो देयर इन WTO, इनफॉर्मली दिस इज ऑल्सो देयर इन WTO। कौन सी ऐसी सब्सिडी है जो कि WTO में नहीं है? वो है व्हाइट बॉक्स। इसका सही जवाब है डी। लेकिन हमारी पड़ताल यहां तक खत्म नहीं होती है। हम बात करेंगे WTO क्या है। WTO क्या है और ये क्या करती है? WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में विश्व व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संघ। अब ये करता क्या है? WTO का गठन 1995 में किया गया, और इसका इंटेंट क्या है? WTO ये चाहता है कि जब भी विश्व में व्यापार हो, एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो, किसी तरीके का कोई बैरियर, कोई अवरोध, कोई सीमा, ऐसी चीजें तय ना की जाए। तो WTO क्या करता है? ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, या विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है, यही इसका लक्ष्य है। कैसे विश्व व्यापार को बढ़ावा दे सकता है? बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स। किसी भी तरीके का बैरियर जो कि विश्व व्यापार में एक अड़चन, एक अवरोध बन रहा है, उसको खत्म कर। बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स, किस तरीके का बैरियर? या तो टैरिफ बैरियर हो या नॉन टैरिफ बैरियर हो, इन दोनों को एलिमिनेट करने का काम करता है, या ऐसी इसकी मंशा है, ऐसी इच्छा है। बाय एलिमिनेटिंग बैरियर, हर उस अवरोध को खत्म करना है जो कि विश्व व्यापार में एक रुकावट बने, एक अवरोध बने। उन सब चीजों को खत्म करने के लिए WTO का गठन किया गया। बहुत सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं इसमें। हर 2 साल पे मिनिस्टर, जो हर देश के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं, वो जाके WTO के मिनिस्टीरियल मीटिंग में बैठते हैं, वहां एक दूसरे से बात करते हैं। मिनिस्टीरियल मीटिंग्स जो कि हर 2 साल पर होता है, हर 2 साल पर होता है।
अभी कितने मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ में? अभी लगभग 166 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ के कुछ कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, देयर आर सम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स मतलब कुछ आधारभूत सिद्धांत, और ये सिद्धांत मदद करता है कि डब्ल्यूटीओ ठीक से फंक्शन कर पाए। जो पहला सिद्धांत है वो है नेशनल ट्रीटमेंट। इसका मतलब कि आपको कैसा ट्रीट करना है, हर गुड को, हर वस्तु को, हर सेवा को अपने देश का ही समझ के आगे चलना है, उसे हम कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे देश से हम आयात कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस पर कोई अवरोध पैदा करें कि वो हमारे देश में घुस ही ना पाए। सीधा मतलब क्या कि हम उस पर कोई ऐसा टैरिफ या नॉन टैरिफ का बैरियर ना लगाएं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में कोई अवरोध बने। दूसरी चीज कि आपको हर मेंबर कंट्री को, अगर आप मेंबर हैं तो आप अपने फेलो मेंबर कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना पड़ेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब, अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो आप भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से मतलब जो निकलता है, इसका मतलब कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूं या किसी एक देश को फेवर दे रहा हूं। तो डब्ल्यूटीओ जब ये लिखता है तो उसका मतलब सिर्फ एक है, उसका मतलब है कि आप किसी भी देश को कोई भी ऐसा फेवर नहीं दे रहे हैं या हर देश को फेवर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके शाब्दिक अर्थ पे ना जाएं, इसका जो संकेत है वो क्या है? वो है कि आप हर देश को एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रहे हैं। आप किसी भी देश में भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप हर देश से जो वस्तु या सेवाएं आपके देश में आएंगी तो आप किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप हर किसी को एक समान ट्रीट करेंगे। जो तीसरी चीज है वो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब आपको लगेगा कि यहीं पे विरोधाभास है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि हर किसी को मोस्ट फेवर्ड, हर किसी को बराबर बराबर ट्रीट करना है, फिर आप बोल रहे हैं कि किसी न किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना है। तो ये भी जरूरी है क्योंकि कुछ देश जो हैं वो पीछे हैं, कुछ देश अभी भी डेवलपिंग, विकासशील हैं या लीस्ट डेवलप हैं, अभी भी डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए आपको कुछ बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। तो उन देशों डेवलपिंग के लिए या लीस्ट एलडीसीज के लिए आपको बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक और भ्रम हो सकता है कि जब हर किसी को बराबर के तरीके से देखना है तो हम फिर ये एफटीए कैसे साइन कर लेते हैं किसी के साथ। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर ही कुछ प्रोविजंस है कि आप अगर चाहें तो कुछ रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी दोस्ती किसी देश के साथ अच्छी बन रही है, आपको लगता है कि आप दोनों का व्यापार आपस में बेहतर हो सकता है, तो आप कुछ अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। इसका भी प्रावधान डब्ल्यूटीओ के भीतर ही है। आपका यह भी सवाल हो सकता है कि फिर यूएसए ने कैसे भारत पे इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया। अब बात यह है कि ये चीजें हैं नियम। अब नियम का उल्लंघन करना, देश में खून करने पर सजा तो होती है, सजा का प्रावधान तो है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खून नहीं हो रहा है। किसी का कत्ल करें आप तो एक धारा तो लग जाएगी आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग कत्ल नहीं कर रहे हैं। तो बात वही है कि नियम तो है, अब नियम का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे देश करते हैं, फिर वहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट की भी बातें होती हैं। पर हम इसको अभी एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एक थियोरी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आप ऐसा ना समझे कि टैरिफ तो लगाया था, टैरिफ लगाया था, लोग लगाते हैं, लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन हमें समझना है कि डब्ल्यूटीओ में क्या क्या चीज है। अब बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं देशों के बीच, तो उनमें से एक अग्रीमेंट है जिसका नाम है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये कहा गया कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, कृषि के जो उत्पाद हैं, वो एक देश से दूसरे देश जाएं तो उन्हें किसी भी तरीके का अड़चन, किसी भी तरीके का अवरोध का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ये सब्सिडी या अनुदान वाली चीज है, आप अपने देश में अपने किसानों को कुछ अनुदान दे रहे हैं, तो क्या होता है, उस अनुदान की वजह से वो अपना सामान आसानी से बाहर बेच सकते हैं कम कीमतों पे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक किसान है यहाँ पे किसी देश में, और एक किसान है भारत में। ये भी चावल की खेती करता है, धान की पैडी की खेती करता है, ये भी चावल की, मैं आसान रखता हूँ, चावल की खेती करता है। ये चावल का जो क्वालिटी का उत्पाद करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $50 प्रति किलो में बेचना चाहता है। ये भी $50, क्योंकि सेम क्वालिटी कर रहा है, उसका भी लागत उतना ही है, मान लेते हैं।
पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे एक सब्सिडी दे देती है प्रति किलो। इसे मैंने सब्सिडी दिया $10, तो इसका जो लागत मूल्य है वो नीचे आ गया। तो जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये दोनों लोग टकराएंगे आपस में, ये आएगा और उसके साथ ये दूसरा इंसान भी आएगा, तो ये तो बेचारा अभी भी $50 में ही बेच पाएगा, लेकिन क्योंकि इसे ₹10 का अनुदान मिल चुका है, इसके पास ये कैपेसिटी है, इसके पास ये स्कोप है कि अपनी कीमतों को थोड़ा नीचे ले आए। जब इसकी कीमत थोड़ी नीचे आएगी और मान लेते हैं कि ये अपना सामान अब $45 में बेच पा रहा है, $45 प्रति केजी, तो इससे क्या हुआ, ये तो बेचारा मर जाएगा भूखे, क्योंकि इसका सामान कौन खरीदेगा। सेम प्रोडक्ट है, मान लेते हैं बासमती है, इसकी बासमती $50 प्रति किलो, इसकी बासमती $45 प्रति किलो, तो आप क्यों लेंगे इनसे। तो इस तरीके की जो सब्सिडीज होती है उसे WTO कहता है कि ये व्यापार को डिस्टॉर्ट करती है, व्यापार में सेंध लगाती है, विश्व व्यापार में अवरोध या अड़चन पैदा करती है। तो ऐसे जो सब्सिडीज आप देते हैं वो सही चीज नहीं है, उसे धीरे धीरे आपको हटाना चाहिए। अब अगर आप पूरी चीज इस संदर्भ में समझे तो आपको ये समझ में आएगा कि तब सब्सिडीज तो हम बहुत तरीके के देते हैं, फसल खराब हो गई तो सब्सिडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सब्सिडी। तो ये करार किया गया कि सब्सिडीज को हम अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। वैसी सब्सिडी जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही है, जो किसी व्यापार में कोई सेंध नहीं लगा रही है, जो विश्व व्यापार में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रही है, उसे हम रखेंगे ग्रीन बॉक्स में, उसे हम ग्रीन बॉक्स में रखेंगे। और किस तरीके की सब्सिडी कहलाएगी ये, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ये किसी तरीके का डिस्टॉर्शन या किसी तरीके की सेंध नहीं लगा पा रही है। इसके बाद आएगी उनकी बारी जो परेशान करती है विश्व व्यापार को। जैसे एग्जांपल देंगे अभी, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स। जैसे भारत में अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं एमएसपी, तो क्या है, ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, क्योंकि आप अपने फार्मर्स को तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्या यही सपोर्ट दूसरे देशों में फार्मर्स को, किसानों को मिल रहा है। अगर आप सपोर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके किसानों को एक सहूलियत मिली है जो किसी और को नहीं मिली है, वो अपना सामान आसानी से बेच पाएंगे और इस वजह से विश्व व्यापार जो है वो डिस्टॉर्ट होगा। आपका किसान एडवांटेज पे है, दूसरे देश का किसान वो एडवांटेज पे नहीं है या डिसएडवांटेज पे है। यहाँ पे कौन सी सब्सिडी, जो जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सब्सिडी, या सॉइल हेल्थ कार्ड, या सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब खोल दिया आपने तो सॉइल हेल्थ कार्ड आप सपोर्ट दे रहे हैं। या कोई आपदा हो गई, ओले पड़ गए या तूफान आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें जो राहत का डिजास्टर एड, डिजास्टर आपदा में जो आप एड देते हैं, अनुदान देते हैं, वो सारी चीजें ग्रीन बॉक्स में रखेंगे। एम्बर बॉक्स में वो सारी चीजें हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, ट्रेड में सेंध लगाती हैं। फिर तीसरे तरीके की सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एक ग्रुप ऑफ सब्सिडीज ऐसी भी हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये सब्सिडी दी जाती है प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए। मान लेते हैं एक जमीन है और सरकार को लग रहा है कि हर सीजन पे इस पे खेती हो रही है और किसानों को मुझे एक सीजन रोकना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी ये जमीन खराब हो जाएगी। तो जब किसान को सरकार ने ये बात बोला तो किसान बोलेगा कि भाई अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो सरकार बोलेगी कि ये लो भाई पैसे, तुमने इतने पैसे कमाने थे, मुझसे ये पैसे ले लो, पर भगवान के वास्ते ये जमीन को छोड़ दो, जमीन को रहने दो, क्योंकि ज्यादा जोतने से एक जमीन खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज, दिस इज प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, इससे ट्रेड में कोई डिस्टॉर्शन, कोई सेंध नहीं लगता है, इसी वजह से ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इस एम्बर एक रंग है, यही रंग है जिस रंग से मैंने इसका बक्सा बनाया, यही रंग है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये 3 सब्सिडीज है। इसके साथ साथ अनौपचारिक तरीके से एक रेड बॉक्स की भी बात हो जाती है। रेड बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स, इसमें वो सारी चीजें जो कि प्रोहिबिटेड है, उस पर आप सब्सिडी नहीं दे सकते, वो रेड बॉक्स। ये थी पूरी कहानी WTO की, ये थी कहानी जो कि आप इस सवाल के माध्यम से हमने ये सारी बातें की। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सवाल में ये डी सही है ये बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपने अगर ये सवाल देखा तो अगली बार कभी भी WTO से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल आए तो आप आसानी से उसको कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ में कुछ नोट किया है। हम चलेंगे दूसरे सवाल पे।
सवाल क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम शक्ति सहभागिता दर। श्रम शक्ति सहभागिता दर के बारे में क्या सवाल है? सवाल है कि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज व्हाट? ये क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दे मे बी एम्प्लॉयड, दे मे बी अनएम्प्लॉयड। उतने लोग जो कि काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक, वो या तो उनके पास रोजगार हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आप उन सब लोग को इकट्ठा कर लें और जोड़ लें कितने हैं वो, डिवाइडेड बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो वर्किंग एज में लोग हैं उनका जो पॉपुलेशन है उससे उसे भाग दें, और उसे इस पूरे अनुपात को अगर आपने 100 से गुना किया तो आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिलता है। क्या चीजें बोल दी मैंने? बहुत कुछ। मैंने बोला कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये एक अनुपात है। क्या अनुपात है? पीपल हु आर willing and able to work। अब ये जो काम करना चाहते भी हैं और कर सकते भी हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने पढ़ाई की, लिखाई की, आपने स्किलिंग किया, फिर आपको काम करने का मन नहीं, वो भी हो सकता है। या आपने कुछ नहीं किया जीवन में पर आपका काम करने का बहुत मन है, लेकिन आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए मैं इसको बहुत साफ साफ बता रहा हूं। आपका काम करने की इच्छा भी हो सकती, इच्छा होना, इसके साथ साथ आप काम करने के लायक होना। जब ये दोनों का समावेशन होगा साथ में, बोथ ऑफ देम विल कम टुगेदर, तब मैं बोलूंगा कि आप वर्कफोर्स, आप लेबर फोर्स, वर्कफोर्स का हिस्सा है। पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, अब या तो ये एम्प्लॉयड होंगे, या तो इन्हें काम मिल जाएगा, या ये अनएम्प्लॉयड हो, ये भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो वर्किंग एज में है वैसे लोग, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये अनुपात को जब आप 100 से गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और ये परसेंटेज में होगा। बहुत साफ है क्योंकि हमने 100 से, एक अनुपात को 100 से गुना करें तो आपको परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज में चीजें मिलती है। क्या बोला मैंने? पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं। पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क मतलब या तो वो एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं या अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो काम करने की इच्छा रखते थे और काम करना चाहते भी थे। डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। अलग तरीके से लिखना है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ऐसे भी लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसको 100 से गुना करें, यही सेम चीज को मैंने थोड़ा सा रिफ्रेज कर दिया है, अलग भाषा में लिख दिया, वही चीज, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो वर्किंग एज में जो पॉपुलेशन है उसे हम कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। और एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड थोड़ी से नंबर्स के माध्यम से इसको समझ लें तो आपको शायद बेहतर और समझ में आ जाए। मान लेते हैं किसी देश में 100 लोग हैं, तो क्या ये 100 के 100 वर्किंग एज में होते हैं? क्या एक छोटा बच्चा भी वर्किंग एज है, एक बहुत वृद्ध भी वर्किंग एज में है? बिल्कुल नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं। तो वर्किंग एज का एक डेफिनेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी एक डेफिनेशन देती है कि अगर आप 15 से लेके 59 के बीच में हैं तो आप वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इतने लोग, इस उम्र के लोग वर्किंग एज में हैं। मान लेते हैं 100 में से 50 लोग इस ब्रैकेट में फिट करते हैं कि 50 लोग हैं जो कि 15 साल से 59 साल तक की उम्र में है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस 50 में से कुछ ऐसे लोग हैं 23 लोग जो कि काम करने के लायक भी हैं और काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे हैव द एबिलिटी टू वर्क। और बाकी 27 क्या है? 27 वो हैं जो या तो काम करने की इच्छा नहीं है इनकी, या तो काम करने की इच्छा तो बहुत है पर कोई स्किल नहीं है, तो ये इनकी काउंटिंग हम लोग नहीं कर, हमें मतलब है इन 23 लोगों से। ये 23 लोग कौन है? ये वो लोग हैं हु आर विलिंग टू वर्क प्लस हु आर एबल टू वर्क, ये दोनों चीजें बटा ये 50 कौन है? ये 50 वो लोग हैं जो इस ब्रैकेट में, इस उम्र के ब्रैकेट में आ रहे हैं, वो 15 से लेकर 59 साल तक की उम्र में है,
वर्किंग एज के पॉपुलेशन में है। ये रेशियो 23/50 इंटू अगर मैं 100 कर दूं तो हमें क्या मिलता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये 23 लोग हैं जो कि विलिंग और एबल टू वर्क है। अब ये भी एक संयोग हो सकता है कि 23 में से 15 लोगों को काम मिले और 8 लोगों को काम ना मिले। 15 + 8 भी लिख सकते हैं, वही लिखा है मैंने। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो ये जो 23 है इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं 15 जिन्हें काम मिल गया, जो एम्प्लॉयड हो गए, ये हो गए 8 जिनको काम नहीं मिला। तो 15 + 8/50 इंटू 100, यही फिर से वही चीज 23/50 इंटू 100, ये भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यही एक ही चीज है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझ लिया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क डिवाइडेड बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज में जितनी आबादी है उसे नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, वैसी आबादी जो काम कर सकती है और जो काम करना चाहती है। तो आपको इस अनुपात के मदद से आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, ऊपर में लिखें एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, नीचे में लिखें वर्किंग एज पॉपुलेशन और इस अनुपात को 100 से गुना करें, आपको फिर वही चीज मिलेगी। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है भारत में, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR, ये मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं अक्टूबर से दिसंबर जो क्वार्टरली PLFS होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके बारे में बता रहा हूं। तो ओवरऑल LFPR जो है पूरे देश में वो है 55.8%। और यहां से एक और चीज आप हमेशा याद रखें कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो फीमेल LFPR कितना होगा या कितना है, अभी पहले तो ये देख लेते हैं कि कितना है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 58.4। ये ओवरऑल है सर, ये ओवरऑल है। ओवरऑल मतलब मेल फीमेल रूरल अर्बन सब मिला जुला के ये इतना है पूरे देश में। सिर्फ अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो इतना है 58.4%। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन, या वर्किंग एज पॉपुलेशन किसका, क्या ये पूरा पॉपुलेशन लिखेंगे, नहीं, यहां लिखेंगे ऑफ फीमेल्स। यहां क्या लिखेंगे ऊपर में, एम्प्लॉयड फीमेल्स प्लस अनएम्प्लॉयड फीमेल्स। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात, या और तरीके से क्या लिख सकते हैं, फीमेल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, उसे हम कहेंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। कितना है अभी, जो सबसे रिसेंट आंकड़ा है उसके हिसाब से 58.4% है। ओवरऑल LFPR पूरे देश का कितना है, 55.8%। आते हैं सवाल पे, इतनी चीजें समझ ली, अब ये सवाल तो आसान हो गया हमारे लिए। सवाल क्या है, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन टू वर्कफोर्स। पहला जो ऑप्शन है क्या है, रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन टू वर्क, सिर्फ अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड है, तो ये भाई गया बाहर। रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, एम्प्लॉयड है और विलिंग टू वर्क है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयड की तो बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा तीसरा क्या है, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड और ये भी नहीं, रेशियो ऑफ वर्कफोर्स। मैंने बोला आपको वर्कफोर्स क्या होता है, वैसे लोग जो कि इच्छुक भी हैं काम करने के और जो लायक भी हैं। अब उनकी नियति है कि अब वो एम्प्लॉयड रहें या अनएम्प्लॉयड रहें, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे काम करता है, लेकिन वो वर्कफोर्स का हिस्सा है या नहीं। वर्कफोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपको एक तो लायक बनना पड़ेगा, दूसरा इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है। तो चौथा क्या है, रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्कफोर्स और वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसे ही हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, और इसमें से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हटा लेते हैं। इसमें से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, डिस्गाइज मतलब जो एक जगह 5 लोगों की जरूरत है तो वहीं पे 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे हम हटा लें तो हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी चीज है साथ में, इसे हम बोलते हैं वर्कफोर्स। ये मैंने मौखिक तौर पे आपको बताया भी है। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड को साथ में क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स। इसे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयड फीमेल्स प्लस अनएम्प्लॉयड फीमेल्स,
बताइए, इसे बोलेंगे फीमेल वर्कफोर्स। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल से बहुत चीजें आपने सीख ली हैं। ऐसे सवाल आपके लिए बहुत आसान होने चाहिए। अब विच एरिया वाज गिवन द मैक्सिमम एम्फेसिस इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये सवाल तो इतनी बार पूछ लिया है किसी न किसी कमीशन ने कि अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? जवाब है इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, इट इज ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान, क्योंकि एक अर्थशास्त्री हुए, स्टेटिस्टिशियन थे, ठीक है, उनका नाम था पीसी महालनोबिस। उन्होंने ही ये प्लान डिफाइन किया था, प्लान बनाया था, इसलिए उनके नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए पीसी महालनोबिस। क्योंकि पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए बहुत बार इस प्लान को नेहरू महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। नेहरू महालनोबिस प्लान। मेरा आपसे अनुरोध है और आपको यह सुझाव है कि आप हर प्लान को एक पर्ची में लिखें, एक 1 A4 शीट, एंड यू राइट ऑल द 5 ईयर प्लान्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चली है। हर पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था और उस पंचवर्षीय योजना में कौन सी ऐसी अभूतपूर्व चीज हुई या कौन सी ऐसी अनोखी चीज हुई, उसे भी एक लाइन में लिख लें, एक पन्ने को तैयार रखें, क्योंकि यहां से अभी भी जेपीएससी या और भी एग्जाम सवाल पूछ रहे हैं। जबकि 2017 में आपको अच्छे से पता है कि प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और हमारे पास अब नीति आयोग है जो बहुत सारी चीजें करता है जो प्लानिंग कमीशन किया करती थी। आगे बढ़े। विच इंडेक्स इज कंसिडर्ड द बेसिस फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज? कौन सा ऐसा सूचकांक है जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन करता है? गरीबी का आकलन करने के लिए शहरी क्षेत्र में कौन सा ऐसा सूचकांक है जिसका प्रयोग आप करते हैं? जवाब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो थोक व्यापारियों के लिए है, थोक सामान, थोक वस्तु किस मुद्रास्फीति से आगे बढ़ रही है इसके लिए है। स्टॉक इंडेक्स तो आपको पता है, ये शेयर बाजार के लिए है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये कृषि में जो श्रमिक है उनके लिए है। तो कृषि तो अर्बन एरियाज में नहीं होता है, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बचा क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही शहरी क्षेत्रों में पॉवर्टी के लिए है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे, इसे देखेंगे, तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। आपको ये समझ में आएगा कि शहरी क्षेत्र में लिविंग के लिए कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज कितना है। शहरी क्षेत्र में रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग हम कैसे निकालते हैं? HCE, ये क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप जितना उपभोग करते हैं उसमें आपका कितना व्यय है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसे ही हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और उसके माध्यम से हम ये तय करते हैं कि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक रेखा बनाई जाती है कि अगर आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीना है, आप गरीब आपको आप सरकार ना बोले, उसके लिए एक लाइन बनाई जाती है कि भाई अगर कोई इतना खर्चा कर रहा है महीने में, कितना खर्चा मान लेते हैं, कोई ये रुपए कुछ ए रुपए खर्च कर रहा है अगर महीने में, हाउस होल्ड कंजम्पशन, मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रति माह अगर इतना कंजम्पशन कर रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, तो वो गरीब नहीं है। कुछ लोग जो इसके नीचे आएंगे उन्हें हम कहेंगे दीज आर पीपल हु आर पुअर। किस तरीके के पुअर? अर्बन पुअर। जो लोग इसके ऊपर हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर कहलाएंगे। तो क्या किया मैंने? पहले एक सूचकांक उठाया, कौन सा? ये वाला सूचकांक उठाया, सही जवाब डी है। ये सूचकांक उठाया और देखा कि कितना हाउस होल्ड कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है, प्रति माह कितना एक्सपेंस कर रहे हैं लोग, और उसकी मदद से ये तय किया कि एक लाइन बना देते हैं। इस लाइन के नीचे जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं या जो लोग व्यय कर रहे हैं, हम उन्हें गरीब बुलाएंगे, शहरी गरीब बुलाएंगे, और जो लोग इसके ऊपर हैं वो गरीब नहीं कहे जाएंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ विच ऑफ द इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पहले, एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, एज वेल एज लार्जेस्ट इंपोर्टर भी। कौन सा ऐसा चीज है भाई जो इंडिया प्रोड्यूस भी बहुत करता है, इंपोर्ट भी बहुत करता है, बहुत क्या, सर्वाधिक करता है, और
कंज्यूम भी करता है, उपभोग भी करता है। सही जवाब आपने अगर सुना, पॉपुलर है ये पल्सेस। पल्स, अब पल्सेस को लेकर थोड़ी सी बात करें क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए ये बात करना। अब मैं कुछ कुछ चीजें अगर यहाँ पे लिखूं, जैसे पल्सेस आपको पता है कैसा प्लांट है, एक लेग्यूमिनस प्लांट। पल्सेस आर लेग्यूमिनस इन नेचर। तो पल्स सबसे पहले लेग्यूमिनस है, मतलब क्या, एक ऐसा प्लांट है जिसकी वजह से पर्यावरण को थोड़ी सी मदद मिलती है। लेग्यूमिनस, क्योंकि ये नाइट्रोजन को जमीन तक ले आता है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसे जमीन तक लेके आता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि भारत में जितनी भी तरीके की मृदा है, that all the types of soil that you have in India, they are all deficient in nitrogen. So we need nitrogen into the soil. अब पल्सेस के बारे में और क्या, 87% जो पल्सेस मतलब दलहन की खेती होती है वो रेनफेड एरिया में होती है। रेनफेड मतलब वैसी जगह जहां पे आप पूरे तरीके से मॉनसून की बारिश पर निर्भर करते हैं, उसे हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। तो 87% दलहन की खेती रेनफेड एरियाज में होती है। ठीक है, हम कितना प्रोड्यूस करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं लगभग 26 मेट्रिक टन, और नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम इससे बढ़कर 30 मेट्रिक टन तक चले जाएंगे 2030 में, और 45 मेट्रिक टन तक चले जाएंगे 2047। इसके साथ साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं, मान लेते हैं मैं 100 किलो, मान लेते हैं एक साधारण एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 100 किलो दलहन हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो 100 किलो दलहन हम कंज्यूम करते हैं, और वो उसका 29% हमें आयात करना पड़ता है। 100 किलो दलहन हम कंज्यूम करते हैं और 29% इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब 29 किलो हम आयात करते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि हमने इस 29 किलो को घटाकर 29% को घटाकर 10% तक ले आया है, और इसे हम और घटाएंगे, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो हमारे इंपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, डॉलर्स खर्च होते हैं। ये सारी जानकारी पल्सेस से रिलेटेड। और पल्सेस आपको पता है कि प्रोटीन का इंटेक हमारे खाने में जरूरी है, और इस वजह से पल्सेस की खेती भी बढ़नी चाहिए देश में। पल्सेस की खेती भी बढ़नी चाहिए। सरकार का और एक कहना है कि हम दो तरीके से एक्सपैंड करेंगे। हम हॉरिजॉन्टल भी एक्सपैंड करेंगे, वी विल एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का मतलब जितनी जमीन अभी हम दलहन की खेती में लगाते हैं, हम उसका विस्तार करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। हम ये, सरकार का ये भी कहना है कि हम वर्टिकली भी एक्सपैंड करेंगे। वर्टिकली एक्सपैंड का मतलब हमारे पास जितनी जमीन है जहां हम दलहन की खेती कर रहे हैं, हम उसका पैदावार, उसका यील्ड और बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे। So the government is working on a two-pronged approach. The first is horizontal expansion of pulse cultivation in the country and vertical expansion of pulse cultivation. इसका मतलब क्या? एरिया का विस्तार करेंगे, एरिया का विस्तार। और वर्टिकली कैसे हम बढ़ेंगे? पैदावार में बढ़ोतरी करेंगे, पैदावार का विस्तार। ये दो चीजें सरकार कह रही है कि हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीजें समझी। कौन से राज्य हैं जो अच्छी खेती कर रहे हैं दलहन की? सबसे अच्छा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 3 राज्य हैं जो कि अच्छी खेती कर लेते हैं दलहन। Which indices are the basis for determining sustainable? सतत विकास के लिए कौन से सूचकांक है भाई? कौन से सूचकांक है जो कि आप सतत विकास को दर्शाता है? इकोलॉजी होना चाहिए, 3 इसके स्तंभ है। और जेपीएससी ने तो आपको एक लॉटरी दे दी आपके हाथ में 2024 में, क्योंकि देखिए आप इतने सारे सवाल पूछ लिए एक तरीके। Which indices are the basis for determining sustainable development? Ecology, yes. Social and cultural, yes. Economic, yes. पारिस्थितिकी, yes. सामाजिक एवं सांस्कृतिक, yes. आर्थिक, yes. सभी, उपरोक्त सभी, ये 3 ही स्तंभ हैं जिसके मदद से हम सतत विकास को परिभाषित भी करते हैं कि अगर आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं, अगर आप इकोनॉमी का ख्याल रख रहे हैं, इसके साथ साथ आप कल्चरल एंड सोसाइटल चीजों का भी ख्याल रख रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि आप सतत विकास के मार्ग पर हैं। यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, अब सतत विकास के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग देखते चलते हैं हर सवाल के साथ। ठीक, तो एक रिपोर्ट छपी, उसे हम कहते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई 1987 में, और इस रिपोर्ट में ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, और ये रिपोर्ट का शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर।
और पहली बार सतत विकास को परिभाषित भी किया गया। इसका पहला बार डेफिनेशन दिया इस रिपोर्ट ने, और रिपोर्ट ये कहती है कि व्हेन वी थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग थिंग्स और वी आर डेवलपिंग इन द प्रेजेंट, अगर हम वर्तमान में जो विकास कर रहे हैं उसके साथ साथ हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे। मीटिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ फ्यूचर, लिख दूं मैं यहाँ, मीटिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और कैसे, क्या हम बहुत रोल के गा के करें? नहीं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पर उसे इतनी अच्छी तरीके से यूज करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी ज्यादा परेशानी ना हो, वो आपको कोसे ना कि हमारे दादा परदादा ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे। अगला सवाल, इन विच ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जोहानिसबर्ग? कौन सा वो साल था जब जोहानिसबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ? इसका जवाब है 2002। जवाब है 2002, जोहानिसबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, और ये एक गेम चेंजर था, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ये, क्योंकि बहुत चीजें लोगों ने समझी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस या समिट भी बोलते हैं बहुत जगह, कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन से साल में हुआ? 2002 में। और ये साल भी बहुत जरूरी था क्योंकि सन 1992 में 1992 में एक शहर है रियो de जेनेरियो, यहां पे एक अर्थ समिट हुआ, जहां पे बहुत सारी चीजें, जो कि अर्थ समिट क्यों कहते हैं इसे अर्थ समिट, क्योंकि पर्यावरण को लेके, सतत विकास को लेके बहुत सारी बातें की गई, और उसमें हमें ये समझ में आया कि हम अगर विकास कर रहे हैं तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं, रियो डिक्लेरेशन। और यहीं से और भी चीजें आई। UNFCCC आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, और इसी के तहत अब हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, COP। और आपने सुना होगा कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, वो सब UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल। 2015 में पेरिस में हुआ, और पेरिस में ही क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी चीजें हुई। भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की, ISA, ये सब पेरिस अग्रीमेंट में ही हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजों के बारे में सुना है, पढ़ा है, सतत विकास आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको और भी चीजें मैं कुछ कुछ बता दूं। शुरुआत कहां से हुई थी बात की? 1972 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद ही पर्यावरण की बातें होने लगी। साल 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन का एक रिपोर्ट आया, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। फिर 2002 में 87 के बाद 1992 में ये हुआ। 1992 के बाद 5 साल, यहाँ मैं कुछ कुछ लिख भी दूं, चलिए। 1992 के बाद 5 साल के बाद 1997 में Rio+5 हुआ, मतलब रियो वाली जो चीजें हुई थी उसके 5 साल पूरे हुए, तो उसका एक डेवलपमेंट हुआ। फिर 2002 में क्या हुआ? वही जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस या समिट। उसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2015 में क्या हुआ? पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, ये बहुत जरूरी है, पेरिस क्लाइमेट। और ये किसके तहत हुआ पेरिस क्लाइमेट? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी, और उसके तहत ही एक पेरिस अग्रीमेंट किया गया। और ये COP किसके तहत हो रहा था? ये हो रहा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें समझ ली। फिर आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फिर से वही बात, वही चीजें बार बार। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, सोशल, यस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सस्टेनेबल, सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास, यस। पर्यावरण विकास, यस। सामाजिक विकास, यस। उपयुक्त सभी।
फिर आया सस्टेनेबल, कब आया एग्जिस्टेंस में, बताया 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन के रिपोर्ट के बाद। क्या है इसकी स्पेलिंग, ध्यान से देखें। कमीशन की रिपोर्ट आई और वहीं से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था या थीम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। आगे बढ़े। When was the process of economic reforms? आर्थिक सुधार कब हुआ भारत में, 1991। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 3 रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से हुए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 चीजें हुई 1991, और आपको पता है कि उसके बाद चीजें बेहतर हुई देश में। अगला सवाल मैच करना है आपको, मैच करना है क्या क्या है भाई। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लिखा है यहाँ, यहाँ है रैगनर नुर्क से लिखा है, ये एक अर्थशास्त्री है नुर्क से। लैंड रिफॉर्म ब्रेटन वुड्स, विशियस साइकिल पॉवर्टी लैंड मोनोपोली, आईबीआरडी लैंड कंसोलिडेशन। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप एक लैंड ओनर हैं तो आप बहुत आसानी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लैंड ओनर हैं तो आप प्राइस मेकर कहलाते हैं। इफ यू आर ए लैंड ओनर एंड दैट टू ऑफ ए प्राइम लैंड, मतलब शहर का सबसे बढ़िया जमीन आपके पास है, तो आप प्राइस मेकर हो सकते हैं। प्राइस मेकर, इसका मतलब आपके पास सबसे अच्छी जमीन है तो आप उसका प्राइस इतना प्रीमियम रखेंगे कि आपने एक उसमें मोनोपोली स्थापित कर ली है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किससे जाके मिल रहा है, मोनोपोली से, लैंड मोनोपोली से। एक जो लैंड रिफॉर्म और लैंड कंसोलिडेशन, भूमि सुधार और भूमि की चकबंदी। लैंड कंसोलिडेशन, आपको पता है कि यहाँ पे मार्जिनल किसान बहुत हैं, सीमांत किसान बहुत हैं, छोटे किसान बहुत हैं। तो छोटे किसान हैं तो वहां पे वो क्या ही कर लेंगे। तो सरकार का ये कहना था कि सब लैंड, थोड़े थोड़े जो छोटे लैंड है, सबको एक साथ कंसोलिडेट किया जाए, चकबंदी की जाए। और भूमि सुधार का एक अभिन्न अंग है ये लैंड कंसोलिडेशन। भूमि सुधार के लिए जमीन की चकबंदी बहुत जरूरी है, इसीलिए विशेष साइकिल आएंगे उस पर। IBRD is International Bank for Reconstruction and Development. IBRD is International Bank for Reconstruction and Development. ये और कुछ नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है। वर्ल्ड बैंक में ये IBRD है प्लस IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को साथ मिला दें तो वर्ल्ड बैंक कहलाता है आमतौर पे बोलचाल की भाषा में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई, एक जगह है न्यू हैम्पशायर, कहाँ पे, अमेरिका में, हैम्पशायर। और उसके सब अर्बन एरियाज में, मतलब थोड़े से आउटस्कर्ट्स में एक जगह है ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स में इसकी स्थापना हुई, इसीलिए IBRD को हम किससे मेल कराएंगे, IBRD का मेल होता है ब्रेटन वुड्स। अब ये क्या है भाई, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल का मतलब एक दुष्चक्र, एक ऐसा दुष्चक्र जो आपको उससे निकलने नहीं देता है। विशियस साइकिल किसका भाई, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, लो इनकम है अगर आपकी, तो इसकी वजह से आप लो सेविंग होता है, आप सेव ही नहीं कर पाएंगे, बचत क्या करेंगे जब आपकी कमाई कम है। और लो सेविंग की वजह से लो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट भी कम है। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आप बचत ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी आय ही कम है। जब लो इन्वेस्टमेंट होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन, लो कैपिटल फॉर्मेशन, और लो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, आपकी लो प्रोडक्टिविटी, आपका उत्पादक क्षमता कम, उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिविटी ये भी लो रहती है। जब आपकी उत्पादक क्षमता कम है तो फिर से आप लो इनकम पे ही रहिएगा। यही वो दुष्चक्र है कि आप समझ पा रहे हैं इस दुष्चक्र को। दिस इज द विशियस साइकिल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज द विशियस साइकिल। देखें ध्यान से, लो इनकम की वजह से लो सेविंग, लो सेविंग की वजह से लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से आप कैपिटल आपके पास बन ही नहीं पा रहा है। जब कैपिटल नहीं बने तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी इसका मतलब फिर से आपकी आय कम होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा। ये सिद्धांत जो देने वाले हैं उन अर्थशास्त्री का नाम है रैगनार नुर्क से, रैगनार नुर्क से। इसीलिए
ये जो सी है ये जाके मिलता है इससे, मतलब कौन किससे मिला भाई? ए मिला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिला लैंड मोनोपोली से 3 नंबर से। बी लैंड रिफॉर्म मिला लैंड कंसोलिडेशन या भूमि चकबंदी से, बी मिला 4 से। सी कहां मिला? सी है विशेष साइकिल, ये मिला नुस्खे साहब से। सी मिला 1 से। डी किससे मिला? डी मिला आईबीआरडी ब्रेटन वुड्स यानी 2 से। अब मिला लें कौन से किससे मिला भाई। ए मिले 3 से, बी मिले 4 से, सी मिले 1 से, डी मिले 2 से। सही जवाब ये। मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी देख लिया एक बार फिर से अच्छे से भाई, अच्छे से देख लो सब लोग। यही मिलान किया मैंने, सही जवाब है ए। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे डिस्कशन से बहुत कुछ सीखा भी है। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको सवाल दिखाऊं और ABCD टिक करा दूं। मेरा उद्देश्य था कि आप इन सवालों के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी पढ़ाई कर लें। इसी के साथ साथ मैं 2021 और उसके पहले जो 2 साल और जो नए पैटर्न पे JPSC का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसके लिए भी ये वाली क्लास लेके आऊंगा। साथ साथ हम इकोनॉमिक सर्वे तो कर ही रहे हैं, हमने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं और चैप्टर जो बचे हुए हैं टोटल 17 चैप्टर है। मतलब अभी और वीडियोज आना बाकी हैं, 30-30 मिनट के वीडियो हैं वो करते चले, साथ साथ और सब्जेक्ट पढ़ते चले। झारखंड की क्लासेस बहुत जल्दी रिज्यूम होगी। धन्यवाद।